अच्छा जी, डियर स्टूडेंट्स, हमारे अब लास्ट 2 टॉपिक रह गए हैं इस चैप्टर के, और ये बहुत लंबा चैप्टर है। इस चैप्टर में हमारे आखिरी 2 टॉपिक जो हैं, एक है एनिमल टिश्यू और एक है प्लांट टिश्यू। देखें, अभी हम पढ़ रहे थे सेल बायोलॉजी। ये पूरा चैप्टर जो है, इसमें हमने शुरू से पढ़ा था कि सेल कैसे डिस्कवर हुआ, और फिर चलते चलते हम यहाँ तक पहुँच गए कि सेल होता है, उसमें ऑर्गेनेल्स हैं और बाकी मामलात जो देखे आपने। अब हम ये देखना चाहते हैं कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो डेफिनेशन एक हमने पढ़ी थी कि जब बहुत सारे सेल मिलकर कोई कॉमन फंक्शन परफॉर्म करें तो दे आर कॉल्ड टिश्यूज़। हमने ये कहा था कि टिश्यूज़ जो हैं वो क्या होते हैं, जब बहुत सारे सेल्स मिलकर कॉमन फंक्शन परफॉर्म करें, कोई एक ही काम करें, तो हम कहते हैं कि ये क्या हैं, टिश्यूज़ हैं। इस तरह प्लांट्स के टिश्यूज़ और एनिमल के टिश्यूज़, आपने लिविंग ऑर्गेनिज़म कितनी तरह के पढ़े थे? पहले चैप्टर में हमने शुरू में कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिज़म कितनी तरह के हैं। थोड़ा सा अपने ज़हन पे जोर दें जी। तो वहाँ पे आपने ये पढ़ा था कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। अब हमारे इस बुक में, इस चैप्टर में, यहाँ पे 2 तरह के जो टिश्यूज़ दिए हुए हैं, एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है उनका जिक्र ही कोई नहीं। इसकी क्या वजह है? इसके टिश्यूज़ क्यों नहीं हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़म में टिश्यू क्यों नहीं होते? इन सवाल का जवाब जो है वो आप खुद ढूंढें, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको जो है वो इसका आंसर करूँगा। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका पता भी है। आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं एनिमल टिश्यूज़ का। तो टिश्यूज़ जो है वो अभी हमने बात की कि जब बहुत सारे सेल मिलकर कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हम कहते हैं ये टिश्यूज़ हैं। इस लिहाज से प्लांट्स, एनिमल्स में 4 तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, तीसरी तरह जो है वो मसल टिश्यूज़, और चौथे नंबर पे जो है वो है नर्वस टिश्यूज़। ये टाइम को सेव करने के लिए, क्योंकि लेक्चर जब बहुत लंबा हो जाता है तो बहुत सारे बच्चे कहना शुरू कर देते हैं, वो एक तो उसको मोबाइल से अपलोड करने में और हैंडल करने में मुश्किल बनती है। अब यहाँ से शुरू करते हैं जी। पहला टिश्यू जो है वो है एपिथेलियल टिश्यूज़ एनिमल्स में। एपी का मतलब हमने डिसाइड किया था, इसका मतलब होता है आउटर मोस्ट। तो एपिथेलियल मीन होता है लेयर, एपिथेलियल मीन आउटर मोस्ट लेयर। तो ये वो टिश्यूज़ हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज़म में आउटर मोस्ट कवरिंग, किसी भी ऑर्गन की, किसी भी स्ट्रक्चर की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, जो आउटसाइड सेल्स होंगे, वो इस लेयर पर मुश्तमिल होंगे। ये वो टिश्यूज़ हैं, यानी आउटर मोस्ट। और अगर अंदर की तरफ भी कोई आउटर मोस्ट हो, जैसे अगर आप अपने नाक के अंदर की तरफ जो लेयर्स हैं उनको देखें, या आप अपनी ब्लड वेसल को देखें, सपोज़ करें ये जो एक ढक्कन है, ये ब्लड वेसल है, तो इसकी एक तो आउटर मोस्ट ये कवरिंग है जो ये ऊपर है, और एक इसके अंदर भी तो इसकी आउटर मोस्ट बनेगी ना, यानी डबल लेयर है ना, ये नीचे भी लेयर है। तो ये जहाँ भी ऐसा होंगे वो टिश्यूज़ जो हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज़ कहलाएंगे। और ये होते क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक होते हैं, क्योंकि इनका काम है सपोर्ट करना, बाहर से प्रोटेक्शन करना, और अंदर वाले मटेरियल को आसानी से बाहर जाने ना देना। तो ये इस लिहाज से, अपने फंक्शन के लिहाज से, ये 4 तरह के हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं। एक स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हैं क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यूज़। तीसरे नंबर पे हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़। चौथे नंबर पे हैं सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़। ये सब एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। और 5वें नंबर पे जो हैं वो हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज़। ठीक है। अब ये किस तरह के सेल होते हैं, बुक में आपके पास ये सारी तफसील लिखी हुई है। हमने सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि इसमें हाईलाइट क्या चीज़ करनी है। तो इसमें पहले आप ये बताएंगे कि जो स्क्वामस होते हैं, दे आर सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। बिल्कुल पतली सी एक तह होती है पतले सेल्स की, जैसे ये बने हुए हैं, ये वाले पतली सी चपटी सी फ्लैट सेल हैं, चिपटे से। ये कहाँ पाए जाते हैं? हार्ट में, लंग्स में, ब्लड वेसल्स में।
ये पाए जाते हैं, बस ये आपने बताना है। दूसरे नंबर पे जो हैं वो है क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यूज़। इनकी शक्ल क्यूब से निकली हुई है, क्यूबाइडल क्यूब शेप, और ये पाए जाते हैं किडनी में, ग्लैंड्स में, छोटे ग्लैंड जो ख़ास तौर पे पाए जाते हैं जो क्यूब शेप, जैसे ये शेप है इनकी। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं ये होते हैं इलोंगेटेड, लंबे लंबे कॉलम। कॉलम का मतलब होता है लंबा, जैसा ये है लंबा कॉलम, लंबे कॉलम की शक्ल में पाए जाते हैं। और ये ज़्यादातर इनका रोल जो है वो इस किस्म का होता है कि ये कुछ सिक्रीट कर रहे हैं, जैसे डाइजेस्टिव जूस पैदा करेंगे। तो ये लंबे कॉलम की शक्ल में होते हैं। पाए कहाँ पे जाते हैं? एलिमेंट्री कैनाल में और गाल ब्लैडर में। ये गट के हिस्से हैं एलिमेंट्री कैनाल, तो डाइजेस्टिव ट्रैक को कहते हैं, पूरी की पूरी नाली जिसमें खुराक चलती है। और गाल ब्लैडर जो है वो भी उसी का पार्ट है जो सिक्रीट करता है, पित्ते को कहते हैं। फिर चौथे नंबर पे जो है हमारे पास वो हैं सिलिएटेड कॉलमनर, हैं वो भी कॉलम ही, जैसे वो हमने ये ऊपर कॉलम पढ़े हैं, है वो भी लंबे लंबे कॉलम की शक्ल में। फ़र्क सिर्फ ये है इनमें न्यूक्लियस भी हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि इनके ऊपर सीलिया उगे हुए हैं, छोटे छोटे बाल हैं। तो ये सीलियाँ हैं, इस वजह से इनको सिलिएटेड कॉलमनर कह देते हैं। ये भी लंबे लंबे हैं, कॉलम की शक्ल में है, तो सिलिएटेड कॉलमनर, कॉलम से लफ्ज़ निकला है, एपिथेलियल सेल्स। और ये पाए जाते हैं ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में। इनका जो है ना ट्रैकिया में और ब्रोंकाई में इनका बुनियादी काम ये होता है कि ये जो म्यूकस पैदा होता है ये उसको यूँ प्रोपेल करते हैं ताकि वो बलगम की सूरत में, स्पुटम की सूरत में बाहर निकल आए। फिर हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। ये जो लफ्ज़ आएगा ना स्ट्रेटिफाई और स्ट्राइप, ये दो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, स्ट्राइप या स्ट्रेटिफाई। इसका मतलब होता है धारियाँ, धारी, लाइन। जिस तरह ज़ेब्रा के ऊपर स्ट्रेटिफिकेशन होती है, लाइनिंग, इस तरह धारियाँ बनी होती हैं, इस तरह फील होती हैं जैसे लाइनिंग बनी हुई। तो इसमें भी ऐसे फील होता है जैसे इसमें कोई पैटर्न ऐसा बना हुआ है जैसे लाइनिंग का है। तो इनको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज़। ये इनका काम ये होता है कि ये चूँकि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे पड़े होते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये पाए कहाँ पे जाते हैं जी? एसोफेगस में, मुंह में और स्किन पे। और इनका बुनियादी काम क्या है कि ये इंटरनल पार्ट्स जो हैं इनको प्रोटेक्ट करे, जबकि ऊपर जो हमने पढ़ा था उनका काम है म्यूकस को प्रोपेल करना। तो ये आपके पास आ गया पहला टिश्यू जिसका नाम है एपिथेलियल टिश्यूज़। दूसरे नंबर पे आपके पास हैं कनेक्टिव टिश्यू, जिनका काम है कनेक्ट करना चीज़ों, जिस्म के अंदर राब्ता पैदा करना। कनेक्ट करना वो फिज़िकली जोड़ता नहीं है, लेकिन कनेक्ट करता है, राब्ता पैदा करता है जिस्म के बाकी सारे हिस्सों के दरमियान। तो ये हमारे पास ये दो तरह के होते हैं। ये आप बुक में इस तरह क्लियर नहीं लिखा हुआ, आप इसको नोट कर लेंगे। एक है हार्ड कनेक्टिव टिश्यू और दूसरे हैं सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट करना, सपोर्ट करना, स्ट्रेंथ देना, ये इनके बुनियादी काम है। हार्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है वो दो तरह के हैं, बोन है और कार्टिलेज है। ये बोन जो है, जो हड्डी है, वो असल में आपके पास एक टिश्यू है, क्योंकि उसके अंदर फिर बहुत सारे सेल्स होते हैं। इसी तरह कार्टिलेज भी बहुत सारे सेल्स से मिलकर कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती है। हमारी डेफिनेशन पे पूरी उतरती है टिश्यू की, तो फिर हम इसलिए इसको क्या कहते हैं कि ये टिश्यूज़ हैं। बोन का काम क्या है? स्ट्रेंथ देना, सपोर्ट करना, जिस्म को सहारा देना। जबकि कार्टिलेज उस नरम हड्डी को कहते हैं, जैसे कान की हड्डी है, ये कार्टिलेज की बनी हुई है। इसी तरह स्टर्नम, सीने के दरमियान में एक हड्डी होती है। इसी तरह जो आपकी बड़ी हड्डियाँ हैं, जैसे ये कोहनी की हड्डी है, घुटने की हड्डी है, इनके ऊपर जो कवर होता है एंड कैप के तौर पे, वो भी कार्टिलेज है। तो इसको कहते हैं कुर्री हड्डी को, जो कुरकुरी सी हड्डी होती है वो कार्टिलेज है। ये भी यानी ये भी टिश्यूज़ हैं। और सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू दो तरह के हैं, एक है ब्लड और दूसरे हैं एडिपोज टिश्यूज़। ब्लड को तो आप जानते ही हैं कि वो ऑलरेडी उसके अंदर है, तो ये दोनों सॉफ्ट हैं। ब्लड में आपको पता है रेड ब्लड सेल हैं, वाइट ब्लड सेल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, प्लेटलेट्स हैं। तो ये इतनी तरह के सेल मिलकर तो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसलिए ये इस डेफिनेशन को फुलफ़िल करता है।
और एडिपोज टिश्यूज़ वो होते हैं जिसको हम कहते हैं चर्बी के टिश्यूज़, जिनमें फैट्स पाई जाती हैं। वो इंसुलेशन का काम भी करते हैं, एनर्जी स्टोर भी करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर फैट्स इस्तेमाल बर्न करके तो उसमें से एनर्जी भी निकाली जाती है। फिर तीसरे नंबर पे जो टिश्यूज़ हैं वो है आपके पास मसल टिश्यूज़। मसल टिश्यू बेसिकली मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की, मतलब बॉडी मूवमेंट्स, ये पूरे ऑर्गेनिज़म की मूवमेंट। तो मसल टिश्यूज़ जो हैं वो इस किस्म के होते हैं, लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, और ये इनका काम है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना। दो काम करने हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेगा या रिलैक्स करेगा। ये तीन तरह के हैं आपके पास। एक है स्केलेटल मसल्स, जो मसल हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं, ढांचे के साथ जुड़े होते हैं। स्केलेटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्केलेटल ढांचे के साथ जुड़े हुए मसल्स। ये जो मसल्स हैं ये इनका बुनियादी काम है मूवमेंट के साथ, जिस्म को, अगर आपका ये हाथ है ये मूव कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो मेरा मुंह मूव कर रहा है, हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये जितनी हड्डियों के साथ मूवमेंट्स हैं वो सारी इनके ज़िम्मे हैं। इसमें ये मसल होते हैं क्या, इनके अंदर जो है ना स्ट्राइएटेड होते हैं। स्ट्राइएटेड मैंने अभी बताया आपको कि उनमें ऐसे धारियाँ सी महसूस होती हैं, और वो अटैच होते हैं बोन के साथ, हड्डियों के साथ। और इनमें एबिलिटी क्या है, दे कैन कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ये आपने एबिलिटी रखनी। दूसरे नंबर पे जो मसल्स हैं वो हैं स्मूथ मसल्स। पहले नंबर पे कौन से थे, स्केलेटल, दूसरे पे हैं स्मूथ मसल्स। अब ये हड्डियों के साथ नहीं जुड़े होते, लेकिन ये उन ऑर्गन्स के साथ जुड़े होते हैं जिनका काम मूव करना है, जिनका काम है कि किसी ना किसी चीज़ को मूव करें। मसलन एलिमेंट्री कैनाल, आप जो खाना खाते हैं तो मुंह से अंदर, यहाँ से अलग से नीचे, वो आगे जो चलता है तो वो स्मूथ मसल्स की वजह से बाकायदा एलिमेंट्री कैनाल को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। हम कहते हैं ये पेरिस्टालसिस है, तो वो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो इन स्मूथ मसल्स की वजह से मूव करती है। इसी तरह यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिन जिस्म से बाहर निकलता है वो भी, उसको यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराया जाता है, पेशाब के ऊपर दबाव पड़ता है तो वो जिस्म से बाहर निकलता है, ये भी स्मूथ मसल्स की वजह से है। ब्लड वेसल्स जो हैं वो उसमें वो उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, ब्लड को निकलने के लिए, जाने के लिए उसको इजाज़त है, यानी थोड़ा सा रिलैक्स होती हैं ताकि ब्लड उसमें से गुजर सके। इनकी स्ट्रक्चर ये है कि ये सिंगल न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होते हैं, सिंगल लेयर्ड हैं और नॉन स्ट्राइएटेड हैं। उसमें हमने कहा था कि ये स्ट्राइएटेड हैं, ये नॉन स्ट्राइप्ड हैं, यानी इनमें स्ट्राइएशंस नहीं होती। और इनका काम क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ये फंक्शन है इसका। यानी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, वो था मूवमेंट ऑफ बॉडी, फंक्शन में डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफर है। ये कार्डियक मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स प्योर हार्ट में पाए जाते हैं, दिल के हैं, और ये स्ट्राइएटेड भी होते हैं और सिंगल न्यूक्लियस वाले भी, इनके अंदर न्यूक्लियस भी सिंगल ही होता है हर सेल में। ये इसका फ़र्क है थोड़ा सा, ये सिंगल न्यूक्लियस पे फोकस हो रहा है। एमसीक्यूज़ में सवाल आ जाता है कि कौन सा मसल जो है वो स्ट्राइएटेड है, या ये मसल जो है वो इसमें सिंगल न्यूक्लियस वाले हैं या मल्टी न्यूक्लिएट हैं, जैसे ये यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, कुछ मसल्स ऐसे हैं। और बेसिकली हार्ट के मसल्स का क्या काम होगा वो आप ये देखें। हार्ट के मसल्स का क्या काम होता है कि वो पंप करें, हम उसको कहते हैं हार्ट बीट। तो हार्ट बीट के जो मसल्स हैं उनका बुनियादी तौर पे काम क्या है, कार्डियक मसल्स का, कि वो हार्ट बीट बनाएं और पंप करें। और लास्ट पे जो हमारे पास टिश्यूज़ हैं वो हैं नर्वस टिश्यूज़। आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें तो वो अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स कर रहा होता है, उसकी अपनी बॉडी के अंदर हर सेल एक दूसरे के मुताबिक चल रहा होता है, सब सेल्स में कोऑर्डिनेशन है, और ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की कोऑर्डिनेशन है। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो इतने सेल्स की कोऑर्डिनेशन है ये कैसे होती है, ये होती है नर्व्स के ज़रिए, और उसका बेसिक यूनिट है न्यूरॉन, जिसका काम है बुनियादी तौर पे मैसेज को ट्रांसमिट करना, कोऑर्डिनेशन के लिए, एक जगह से पैगाम को दूसरी जगह भेजना, दूसरी जगह तीसरी जगह, ताकि सारे जिस्म का राब्ता एक दूसरे के साथ बना रहे। और जो इसकी स्ट्रक्चर है वो भी इस तरह इसके काम के लिए फिट है, मौजू है।
यूं करके इसमें नर्व एंडिंग्स होती हैं और ये डेंड्राइट्स होते हैं और ये लंबे सेल्स होते हैं, लंबे एक्सॉन वाले। चूँकि ये हमारा टॉपिक जो है वो हमें एक ही लेक्चर में कंप्लीट करना है, तो हमने ये इसको कवर करने की कोशिश की है। अब आप इसको बुक से निशान इसी तरह लगा लें यहाँ से नोट करके, और ये आपका जो है वो मुकम्मल लेक्चर तैयार हो जाएगा। यानी आप इनको ये हाइलाइट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं। अगर कोई चीज़ इसमें से आपको भूल जाए या ना समझ में आए तो उसको अंडरलाइन करें, पूछें कि भाई ये चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही। बाकी ये यही है पूरे एनिमल टिश्यूज़। कल हम इसका नेक्स्ट स्टेप जो लेक्चर है उसमें आएगा प्लांट टिश्यूज़, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आप अपनी असेसमेंट जो है वो उसको मुकम्मल कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।